नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, उसका आज ये तीसरा लेक्चर है जो सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी एक लेक्चर हमारा बेसिक स्ट्रेटेजी पर था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से हम आगे पेटेंट को लेकर के चलेंगे, जिससे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट या रिसर्चर या साइंटिस्ट या जो भी हमारा स्टेक होल्डर है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में प्रोटेक्शन के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए यूजफुल होगा। तो उस दिशा में हमने बहुत ही बेसिक तरीके से व्हाट आर प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर नॉर्मल प्रॉपर्टी, व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द डिफरेंट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, about tangibility, non-tangibility and nature of patent laws. These all have been discussed in prior two lectures, and in third lecture we will take up about the patentability of the invention. What are the invention in Indian scenario which are liable to be protected under Indian Patent Act 1970, as I have already elaborated about Indian Patent Act 1970. This is the Indian Patent Act which took care of about the invention or innovation in Indian scenario. These invention may took place in anywhere over the globe, but regarding the patentability criteria, our laws and our significance principles and bylaws which has been given by Government of India will be applicable on those. आप कहीं भी इन्वेंशन हो, चाहे आप इंडिया में हो या कहीं बाहर भी हो, लेकिन उनको जो हमारे यहाँ प्रोटेक्शन की बात आएगी, हमारे कंटिनेंट में प्रोटेक्शन की बात आएगी, जैसा कि हमने बताया दीज आर टेरिटोरियल इन नेचर, तो हमारी जो टेरिटोरी है उसके अनुसार ही हम पेटेंट को लेंगे। तो इसमें हम अभी पेटेंट की बात कर रहे हैं, हमारे आगे भी एक दो लेक्चर में पेटेंट की बात चलेगी। तो थोड़ा सा हम बेसिक्स जो बता चुके हैं उनको इसलिए रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे केवल 2 मिनट के अंदर, जिससे कि आप आगे की चीजों को ग्रेस्प कर सकें, उसको क्लेरिफाई में करने में सक्सेस हो सकूं। पहला हमने आपको बताया था पेटेंटेबल इन्वेंशन। व्हाट आर द इन्वेंशन इन इंडियन सिनेरियो व्हिच आर पेटेंटेबल? In this regard, we have listed over here the 5 major things which are taken care of about the patentability criteria in Indian scenario. One is relates to process and products. जैसा कि हमने अपने previous lecture बताया था कि before 2005, it means till 31 अगस्त 2004 scenario अलग था, और 1 जनवरी 2005 से जो कि हमारा पेटेंट सिस्टम का, इंडियन पेटेंट सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण डिकेड माना जाता है, 1995 से 2005, तो 1 जनवरी 2005 से हमने प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों को ही पेटेंट देना शुरू कर दिया है। दोनों में ही पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को दोनों ही क्वालिफाई करते हैं। दैट मे बी योर इन्वेंशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। सेकेंड वन शुड बी न्यू। हमने इसको काफी जोर दे के बताया था कि योर इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड नोवेल्टी विल बी सर्च्ड ऑन ग्लोबल बेसिस। यहां पे थोड़ा सा एक समझने की बात है, बहुत क्लियर करना अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आईपी लॉज आर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर ऑलवेज टेरिटोरियल। अलग अलग टेरिटरी के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग लॉज हैं, उसी के द्वारा ही हम अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेटेंट के अंतर्गत। लेकिन व्हेन वी विल टॉक अबाउट द नोवेल्टी और न्यूनेस ऑफ द इन्वेंशन, देन नोवेल्टी ऑलवेज सर्च्ड ऑन ग्लोबल बेसिस। पूरे संसार में, पूरे ग्लोब पर आई विश टू से दैट नोवेल्टी ऑलवेज सर्च्ड ऑन ग्लोबल बेसिस। योर इन्वेंशन शुड बी न्यू ऑन द ग्लोब। आपके ग्लोब पर, यूनिवर्स में आपका जो इंटेलेक्ट के द्वारा प्रोडक्ट या प्रोसेस बना है, दैट शुड बी क्लेम एज न्यू। तभी वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा और आप प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल होगा आपका इन्वेंशन। थर्ड वन नॉन ऑब्वियसनेस। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके क्लैरिफाई किया था कि नॉन ऑब्वियसनेस वो इन्वेंशन होते हैं विच इन्वॉल्व सम इन्वेंटिव स्टेप। कुछ इन्वेंटिव स्टेप उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, और चौथा शुड नॉट फॉल अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ आईपी एक्ट। सेक्शन 3 और 4 क्या है, इसी को आज हम मेजर अपने लेक्चर के रूप में लेंगे कि सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में ऐसा क्या है जिसको कि हम पेटेंटेबिलिटी के लिए अपने यहां यूज नहीं करेंगे, डिसक्वालीफाई कर देंगे उस इन्वेंशन को जो सेक्शन 3 या 4 में इंडियन पेटेंट एक्ट के आते हों। दिस पॉइंट विल बी एलिबरेटेड इन लास्ट टुडे। इसके बाद हमने थोड़ा रिपीट करने का प्रयास किया। व्हाट आर नोवेल्टी? नोवेल्टी मीन्स इन्वेंशन मस्ट नॉट बी। नोवेल्टी हमने समझाने को समझा दिया, नया होना चाहिए, लेकिन हम नया जानेंगे कैसे कि नया है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन उसके जो टूल्स होते हैं जिसके द्वारा कि हम नोवेल्टी को जान सकते हैं,
वो टूल्स की अगर हम बात करें तो दे मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड ग्लोबली। हमने बार बार बताया है कि दे मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पर वो पब्लिश नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। रिसर्च जर्नल हो सकती है, बुलेटिन हो सकती है, बुक हो सकती है, टेक्स्ट बुक हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकता है। इफ हैज कम अंडर द पब्लिक डोमेन, इट मीन्स इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय एनी मीन। सेकेंड वन, in global public knowledge, it means your invention claiming to be protected under patent in Indian scenario must not be in global public knowledge। कहीं पर भी पब्लिक नॉलेज में, अब ये बहुत बड़ी चीज होगी। पब्लिक नॉलेज का मतलब हुआ वो इंडिजिनस टेक्निकल नोहाउ के रूप में हो सकता है कि लोग उसको यूज कर रहे हों लेकिन साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं हो पाया है, हमने प्रूव नहीं किया है। प्रूव करने के बाद हम कह रहे हैं कि उसको प्रोटेक्शन दे दीजिए, तो वो पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्शन के लिए लायबिल नहीं होंगे। अगर वो टेक्निकल नोहाउ के रूप में है तो उसका अलग प्रोसीजर है, बायोडायवर्सिटी के रूप में है तो उसका अलग प्रोसीजर है। पेटेंट ले सकते हैं, उसके प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन पेटेंट नहीं ले सकते हैं, पेटेंट ग्रांट नहीं हो सकता है। थर्ड वन, क्लेम्ड इन एनीवेयर इन एनी फॉर्म। हो सकता है कि कभी किसी ग्रास रूट इनोवेटर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी स्टूडेंट ने अपने रिसर्च के द्वारा उसको क्लेम किया हो कि मेरा प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, इसको प्रोटेक्शन देना है या इसको पब्लिश करना है या पब्लिक डोमेन में इसकी यूटिलिटी को प्रूव करना है, लेकिन वो पेटेंटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमारे एज पर इंडियन पेटेंट लॉ उसको हम पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्शन के लिए उचित नहीं पाते हैं, उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। सेकेंड वन, इन्वेंटिव स्टेप। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने बताया कि इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है, जिसमें कि कुछ ना कुछ नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इसको हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो इट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब जो आपका इन्वेंशन है, इट इन्वॉल्व्स सम फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज। बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा भाई 2+2 तो 4 होता ही है, ओबीएस है 2+2 4, इसके लिए हमको पेटेंट ग्रांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी में, जिस विधा में, ये बायोलॉजिकल हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकता है, मेडिकल से संबंधित हो सकता है, एग्रीकल्चर इन्वेंशन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अगर हमारा जो इन्वेंशन है वो बहुत ही ऑब्वियस है, तो उस कंडीशन में हम उसको इन्वेंटिव स्टेप में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अगर हम इसको उस टूल को डिफाइन करना चाहें तो सिंपली डेफिनेशन फॉर्म में कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर एग्जिस्टिंग नॉलेज। या तो फिर ये हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस है या प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ ऐसा एक प्रोसीजर बना दिया या ऐसा कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट कर दिया कि उसकी बनने की जो टाइम था, या टाइम बच गया उस प्रोडक्ट को बनाने में, या पैसे कम खर्चा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये इन्वेंटिव स्टेप को क्वालिफाई करता है और पेटेंट के लिए उचित होता है, पेटेंटेबल के क्राइटेरिया को इंडियन सिनेरियो में क्वालिफाई करता है। तीसरा मैंने बताया था इंडस्ट्रियल यूज, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन इंडस्ट्री। अगर केवल एक पीस, 2 पीस बना करके उसको रखना चाहते हैं, आगे नहीं उसको बढ़ना है, तो उसके पेटेंट में नहीं, उसके लिए दूसरे एसेट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जहां पे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। लेकिन पेटेंटिंग के लिए इंडस्ट्रियल यूटिलिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए आपके इन्वेंशन की, तभी उसको पेटेंट मिलेगा। कुछ हमने साइलेंट फीचर्स बताने का प्रयास किया है इंडियन सिनेरियो में। साइलेंट फीचर्स क्या हैं पेटेंट्स के? नंबर 1, बोथ फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने बताया कि 2005 से पहले सिनेरियो अलग था, लेकिन 2005 से प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को ही पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट टर्म 20 ईयर्स। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन वगैरह होती थी उनके लिए 6 साल, 7 साल, 8 साल, 7 साल था एवरेज, और इसके लिए 14 साल था बाकी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अब 20 ईयर्स सभी के लिए हो गया है। एग्जामिनेशन ऑन रिक्वेस्ट, आपका नोवेल्टी का, नॉन ऑब्वियसनेस का पेटेंट ऑफिस एग्जामिनेशन करता है, लेकिन अगर आप अपनी चाह रहे हैं कि आपका जल्दी से पेटेंट ग्रांट हो जाए, आपकी इन्वेंशन में बहुत पावर है, बहुत ही पोटेंशियल है, उसके द्वारा आप कमर्शियलाइज करने के लिए बिल्कुल बेताब हैं कि जल्दी से पेटेंट मिल जाए जिससे दूसरा कोई यूज ना कर पाए, हम इसको कमर्शियलाइज करें, इससे पैसा कमाएं, जल्दी से प्रोटेक्शन लें, तो उस कंडीशन में आपको एग्जामिनेशन ऑन रिक्वेस्ट करके भी आप एग्जामिनेशन अपना जल्दी करा सकते हैं। इसका डिटेल प्रोसीजर मैं आगे के लेक्चर में समझाऊंगा, जब बताऊंगा कि पेटेंट फाइलिंग का तरीका क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा कि पेटेंट ऑफिस काम करता है इंडियन सिनेरियो में और आपके इन्वेंशन को पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्शन करते हुए सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। बोथ प्री एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, प्रोसीजर फॉर पोस्ट एंड प्री ग्रांट अपोजिशन, ये भी हम डिटेल में बताएंगे। अभी केवल इतना हम बता देना चाहेंगे कि आपका जो इन्वेंशन है, हो सकता है कि आपने
पेटेंट ऑफिस को दे दिया है, फाइल कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, लेकिन कोई दूसरा साइंटिस्ट कह रहा है कि ये तो मैं 10 साल पहले ही कर चुका हूं, ये तो मैं 5 साल पहले ही कर चुका हूं, या ये इंडियन पेटेंट एक्ट के ऐसे क्लास के अंतर्गत आ रहा है जिसमें पेटेंटेबिलिटी अलाउड नहीं है। तो इसलिए जब आपको पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ है, मींस प्री ग्रांट कंडीशन में, और जब ग्रांट हो गया है, आपने उसको कमर्शियलाइजेशन भी शुरू कर दिया है, लाइसेंसिंग भी शुरू कर दिया है, उस कंडीशन में नहीं कि पोस्ट ग्रांट, दोनों ही कंडीशन में अपोजिशन को फाइल करने की सुविधा हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट देता है। एंड टेरिटोरियल नेचर, मैं पहले बताया था, फिर इसको रिपीट कर रहा हूं कि पेटेंट्स जो होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, और एक कंट्री का पेटेंट प्रोसीजर अलग होता है, दूसरे का अलग होता है। एक कंट्री में अगर आपने प्रोटेक्शन ले लिया है तो दूसरे कंट्री में वो लागू नहीं होगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी वहां पर यूज हो रही है तो दे आर फ्री, दे मे यूज। अगर आपको वहां प्रोटेक्शन लेना है तो उसके लिए उस कंट्री में भी जाकर के आपको उस टेरिटरी में, पर्टिकुलर कंट्री में आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरा बात, 20 ईयर्स के बाद में आपकी जो टेक्नोलॉजी है या आपका जो पेटेंट है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। कोई द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज पर्पज ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट, गेटिंग पेटेंट। व्हाई वी नीड पेटेंट? हमें पेटेंट की जरूरत कहां पड़ गई? हम इन्वेंशन कर रहे हैं, जो भी इन्वेंशन होती है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है, तो हम सोसाइटी को हमने इन्वेंट करके दे दिया, सोसाइटी उसको यूज करे। व्हाट इज नीड? हमें जरूरत क्या है? तो जरूरत तो बहुत हो सकते हैं, कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक बेस पे जो मेन कारण है पेटेंटिंग का, व्हाट आर दी मेजर थ्रस्ट regarding patentability, that is to reward intellect and to enjoy exclusive rights over invention. हमने कुछ इन्वेंशन किया तो इन्वेंशन ऐसे नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, इंटेलेक्ट लगती है, पैसा लगता है। सबसे प्रीसियस थिंग जो है वो इंटेलेक्ट, ह्यूमन इंटेलेक्ट है, उसमें इन्वॉल्व है, समय इन्वॉल्व है। सालों साल रिसर्च करने के बाद में कई साल तक एक बड़ा धनराशि भी उसमें इन्वॉल्व होती है, मनी इन्वॉल्व होता है। मनी, टाइम, 3 चीजें इन्वॉल्व होती है मेजर। मनी, M फॉर मनी, T फॉर टाइम एंड इंटेलेक्ट। इन तीनों चीजों के सहयोग से ही कोई इन्वेंशन आता है। तो जब हमने कुछ पैसा लगाया है, टाइम लगाया है और इंटेलेक्ट लगाई है, तो इनके रिवार्ड के रूप में, इनके तोहफे या इनाम के रूप में ये पेटेंट एक्ट करता है, जिसके द्वारा वी रिसीव सम बंडल ऑफ राइट्स एंड एंजॉय ऑन आवर ओन डिजायर। क्योंकि हमेशा पेटेंट की जो कीमत होती है, कि अगर आप कमर्शियलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं अपने पेटेंट को, तो उसमें जो आपकी कीमत है वो डिसाइड करने वाला खुद इन्वेंटर होता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें इंडस्ट्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको खुद अपने इन्वेंशन को डिसाइड करने का हक है। यू में असाइन द रिवार्ड फॉर योर इंटेलेक्ट, फॉर योर इन्वेंशन इन लाख्स, इन क्रोर्स, इन अरब्स, इन डॉलर्स, बिलियन, ट्रिलियन एक्सेट्रा। सारे एग्जांपल्स हैं जो आगे हम जब बात करेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे क्या क्या सक्सेस मिले हुए हैं। दूसरा, कमर्शियल रिटर्न एंड फ्लरिशमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमारे अनुसार एज ए साइंटिस्ट, एज ए सोशल पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, फ्लरिशमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप भी सुनते होंगे, अगर आप अपने नानी, दादी, चाची, चाचा के मुंह से अगर कहानियां सुनते होंगे, या एक स्टोरी के रूप में बताया जाता होगा, या कहीं पर आप फार्मोकोपिया, इंसाइक्लोपीडिया में भरमार है, लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि जब हम बीमार होते थे तो हमारे पूर्वज या हमारे नानी, दादा, चाचा वगैरह जो है ये दवा बुखार होने पे दे देते थे, इस पे देते थे, उस पे देते थे। या एक गांव में एक आदमी था, जो आदमी कोई भी फोड़ा हो जाए, कैसा भी हो जाए, ये दे देता था, ये जड़ी बूटी लगा देता जिससे ठीक हो जाता था। लेकिन आज वो आदमी भी नहीं है, वो दवाइयां भी नहीं है, उस आदमी के साथ चला गया, आपका मेडिसिन भी चली गई, आपकी जड़ी बूटी भी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, वेनिस्ड, इट वेनिस्ड एट ऑल। अगर उस समय हमने उसका प्रोटेक्शन ले लिया होता तो इन्वेंटर का अपना बेनिफिट रहा था कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, मेरा नाम होगा, तो इस वजह से वो करता। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी है थी आपकी, जो फिनिश हो गई, विच हैज बिकम वेनिस्ड, दोस टेक्नोलॉजी रिसाइड्स टिल टुडे अंडर फ्लोरिशमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। और जब वो टेक्नोलॉजी आज होती तो आगे का जो हम इन्वेंशन करते उसके आगे शुरू करते। सपोज करिए कि हमारे पास किसी डिजीज के लिए या किसी
मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए BC स्टेप तक पहले हमारे पास सॉल्यूशन था, लेकिन आज वेनिश हो गया ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी और ड्यू टू नॉट प्रोटेक्शन ऑफ दैट इन्वेंशन अंडर पेटेंट्स इन इंडियन सिनेरियो। तो अब अगर हमको उस इन्वेंशन को पाना है, फिर हमको ए से शुरू करना पड़ेगा। तो ABCD 4 स्टेप हमारे बेकार हो गए, तो हमारा मनी भी बर्बाद हुआ, हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ, और सबसे बड़ी चीज हमारी टेक्नोलॉजी वहीं वेनिश कर गई। सो दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज द पर्सन, एज द सोशल पर्सन, एज द साइंटिस्ट फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। Now, as I told you that today I will focus my talk on Section 3 and Section 4 of the Indian Patent Act. That what are the inventions which are liable to be patented under Indian scenario, and what are the inventions which are not liable to be patented or protected under patent in Indian scenario. इसी दो पर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, हालांकि अगर हमारे स्टूडेंट्स की या हमारे जो श्रोता हैं, हमारे लेक्चर को सुनने वाले हैं, अगर इनकी डिमांड होती है कि आप लीगल तरीके से भी इसको समझाने का प्रयास करिए, देन आई विल ट्राई टू मैनेज और डिवोट वन फुल लेक्चर ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडियन कंडीशन। बट बीइंग ए साइंटिस्ट आई वुड स्टिक माई सेल्फ ओनली ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इट्स प्रोटेक्शन। So it depends on your desire. Only 3 sections are there in Indian Patent Act. Section 2, Section 3 and Section 4. Section 4. ये 3 सेक्शन केवल हैं जिनका संबंध पेटेंटेबिलिटी से है कि आपकी इन्वेंशन पेटेंट के योग्य है या नहीं है। तो इन्हीं सेक्शन की हम बात करेंगे। इस पे कोई भी चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हु कैन अप्लाई, हु मे अप्लाई फॉर पेटेंट, फॉर गेटिंग पेटेंट। इंडियन कंडीशन में पेटेंट मिलेगा किसको, कौन अप्लाई कर सकता है। हम सेक्शन की बात करने से पहले बताना चाहें कि किसको पेटेंट मिलेगा। मैं इन्वेंशन की बार बार बात कर रहा हूं, तो इन्वेंशन का मतलब केवल साइंटिस्ट से नहीं है, केवल वैज्ञानिकों से नहीं है। एनी नेचुरल पर्सन, एनी नेचुरल पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि इंडियन कंटिनेंट में रहता हो, या इंडियन कंटिनेंट में बिजनेस करता हो, या इंडियन कंटिनेंट में उसका कोई ना कोई रिलेशन हो। बाहर का भी आदमी अपनी इन्वेंशन को यहां पर पेटेंट करा सकता है, यहां प्रोटेक्शन ले सकता है, लेकिन उसको यूटिलिटी दिखानी पड़ेगी कि यहां पर क्यों पेटेंट लेना चाह रहा है। प्लस हमारे जो एक्ट है उसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहां पर देना पड़ेगा, इंडियन कंडीशन का देना पड़ेगा। अदरवाइज वहां के एड्रेस पर सीधे अगर पेटेंट चाहता है तो हमारे क्लास के अनुसार ये डायरेक्टली अलाउड नहीं है। यहां का कोई ना कोई एड्रेस आपको कोलैबोरेटिव मोड में या ऑफिस के रूप में या बिजनेस के रूप में कहीं ना कहीं अपनी यूटिलिटी दिखाते हुए यहां का एड्रेस दिखाना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति यहां पर जो पर्सन, ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन हो, वो स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है, कोई सोसाइटी का आदमी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग का इन्वेंशन का प्रोटेक्शन चाहने वाला आदमी इंजीनियर हो। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर फील्ड में कोई इन्वेंशन का प्रोटेक्शन चाहने वाला, फाइल करने वाला व्यक्ति एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, ऐसा नहीं है। कोई भी नेचुरल पर्सन हो, किसी भी फील्ड में वो अपना इन्वेंशन फाइल कर सकता है पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कंडीशन में। सेकेंड वन, एनी एसाइनी, एनी एसाइनी ऑफ ओरिजिनल इन्वेंटर। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो कोई भी नेचुरल पर्सन हु इज ओरिजिनल इन्वेंटर ऑफ दैट इन्वेंशन। ओरिजिनल इन्वेंटर, कोई चुराई हुई इन्वेंशन का नहीं। किसी ने किसी के इन्वेंशन को चुरा लिया है उसके बाद में क्लेम कर रहा है तो वो नहीं, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया आगे, एनी नेचुरल पर्सन और ओरिजिनल इन्वेंटर, जो रियल में उस इन्वेंशन को, जिसने अपने इंटेलेक्ट के द्वारा उस प्रोडक्ट या प्रोसेस को बनाया हो
या उस इन्वेंशन को इन्वॉल्व रहा हो, उसको किया हो, उसको लीड किया है, तो वो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। या फिर उसका कोई एसाइनी हो, एसाइनी के रूप में, चूंकि इसमें काफी लीगल चीजें इन्वॉल्व है, तो कोई किसी लॉ फर्म को या किसी एडवोकेट को जो आईपीआर की स्पेशलाइजेशन रखता हो, या किसी साइंटिस्ट को या किसी पेटेंट एग्जामिनर को वो अपना एसाइनी के रूप में नॉमिनेट कर सकता है। हो सकता है कि वो इन्वेंटर पढ़ा लिखा ना हो, कोई इसके लिए मैंने जैसा बताया कि कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी पोस्ट पे रहने की जरूरत नहीं, कोई पर्सन हो सकता है, तो उस कंडीशन उसका एसाइनी होगा। वो जो फॉर्म 1 अप्लाई करेगा उसी में एसाइनी का नाम लिख देगा कि आई एम एम्पावरिंग दिस पर्सन एज एसाइनी ऑफ माई इन्वेंशन, तो वो अप्लाई कर सकता है। और तीसरा एनी empowered assignee of deceased person। अगर कोई मेन इन्वेंटर मर गया है, उसकी डेथ हो चुकी है, नाउ ही इज नो मोर, ही और शी इज नो मोर, इन दैट कंडीशन अगर उसने किसी को असाइन कर रखा है या किसी को एम्पावर कर रखा है, अन्यथा की स्थिति में जैसा कि प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी को बिना बच्चों को असाइन किए हुए, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी के उनकी डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उत्तराधिकार के आधार पर चला जाता है। उसी तरीके से ये भी बिना किसी परमिशन के उसके बच्चे को या उसके उत्तराधिकारी के पास वो सारे के सारे अधिकार चले जाएंगे, वो उसके इन्वेंशन को फाइल कर सकेगा। तो ये 3 तरीके होते हैं कि कौन फाइल कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है उस इन्वेंशन को प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडियन सिनेरियो में। अब मैं बात करता हूं, जैसा सेक्शंस की बात कर रहा था, मैंने आपसे बताया कि मैं आज अपने टॉक को इसी में फोकस रखूंगा कि व्हाट आर दी सेक्शंस इन इंडियन पेटेंट एक्ट which speaks or which elaborates the patentable or non-patentable invention in Indian context. As I have told you about section 2, सबसे पहले मैं सेक्शन 2 लेता हूं। सेक्शन 2 में मेजर रूप से डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन, definition of invention as predicted as written under section 2 of Indian Patent Act is enough to understand about what are the major criteria or what are the major inventions which allow in Indian scenario to be protected under patent. And only 3 things are over there. One is method and manner and process. Any method or manner or process which are new, any method or manner or process which are new, globally new, they may also be in the form of art or product. कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने इन्वेंशन किया, हमने नई खोज किया, हमने रिसर्च किया, कोई नई चीज बताई। वो नई चीज कोई नया मेथड हो सकता है, कोई नया मैनर हो सकता है, कोई नया प्रोसेस हो सकता है, या कोई नया तरीका आर्ट हो सकता है, कुछ आर्ट इन्वॉल्व हो, या कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है। ओनली दोज विल बी क्वालिफाइंग द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया, उन्हीं के द्वारा हमको पेटेंट मिलता है, अदरवाइज इंडियन कंडीशन में पेटेंट नहीं मिलता है। अब प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट आपका कोई मशीन हो सकती है, प्रोडक्ट आपकी कोई मशीन हो सकती है, कोई एपरेटस हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कोई भी प्रोसेस के रूप में या मेथड हो सकता है, या मैनर या प्रोसेस या आर्ट हो सकती है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कोई नई मशीन हो सकती है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रूप में, कोई एपरेटस हो सकता है किसी प्रोसेस को सहज बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट हो सकता है
किसी प्रॉब्लम को सीधे सॉल्यूशन के लिए, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल में कोई ड्रग हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, या कोई अदर मॉलिक्यूल हो सकता है, एग्रोकेमिकल्स हो सकते हैं। तो इन सभी को जो है हम सेक्शन 2 में इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि केवल इन्हीं को पेटेंट अलाउड होगा। इनके द्वारा जो भी इनसे संबंधित इन्वेंशन आएंगे, दे विल बी क्वालिफाइंग द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया। ओनली दे हैव टू बी फाइल्ड बाय द इन्वेंटर, ओरिजिनल इन्वेंटर, फॉर प्रोटेक्शन अंडर पेटेंट। एंड सेकेंड वन, एज आई टोल्ड यू नाउ, इसमें थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई कर दूं। इसमें जो आपका 3 चीजें आई, हमने बार बार बताया है। नोवेल्टी, नोवेल्टी का जिक्र है सेक्शन 2(1) में। दूसरा इन्वेंटिव स्टेप, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं कि नोवेल्टी का जिक्र किस सेक्शन में है, इन्वेंटिव स्टेप किस सेक्शन में है इंडियन पेटेंट एक्ट के, या इंडस्ट्रियल यूटिलिटी किस में है। ये सेक्शन 2(1)(j) में है। और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन या इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल यूज, ये आपका सेक्शन 2(1)(a)(c) में। तो इस तरीके से ये तीनों में बकायदा इनकी डिफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज नोवेल्टी, नोवेल्टी क्या है, मैंने डिफिनेशन बता दिया है, आपको डिटेल में इसको समझाने का प्रयास भी किया है। इन्वेंटिव स्टेप ये इस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में, और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में सेक्शन 2 के इस सब सेक्शंस में लिखा हुआ है। इन तीनों के बारे में हमने बहुत डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद में सेक्शन 3 की बात करता हूं मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 3 है। इसमें सब सेक्शन की बात करें तो ए से लेके ओ तक है सब सेक्शन, ABCDEFGHIJKLMNO, इतनी थिंग्स, इतनी चीजें इस तरीके से लिखी हुई हैं हमारे पेटेंट एक्ट में क्लियर कट, कि इससे रिलेटेड जो इन सब सेक्शंस में जो चीजें लिखी हैं, जो क्लास लिखे हैं, जो इन्वेंशंस के करेक्टर्स को लिखे हुए हैं, उन करेक्टर्स को रखने वाले जो इन्वेंशन हैं उनको इंडियन पेटेंट एक्ट के अंतर्गत पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उनको पेटेंट नहीं मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब इसमें चीजें बहुत सी हैं, लेकिन मैं ए से ओ तक सभी को अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि एक हमको पूरा लेक्चर इस पे लेना पड़े। इसमें मेजर मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा कि मेजर कौन सी थिंग्स है। नंबर 1, इन्वेंशन कंट्रेरी टू नेचुरल लॉ, कंट्रेरी टू नेचुरल लॉ, वेल स्टैब्लिश नेचुरल लॉ। कोई वेल स्टैब्लिश नेचुरल लॉ है, उसके विरोध में, उसके कंट्रेरी में, उसके अपोजिशन में कोई इन्वेंटर कहता है कि नहीं साहब, ये जो नेचुरल लॉ बताया गया है ये गलत है, ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर नहीं लगाती, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमने इसको प्रूव किया, इसको करिए आप, पेटेंट करिए। या इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूं और सहेज करूं, इफ एनी इन्वेंशन क्लेमिंग द मोर आउटपुट देन इनपुट। किसी मशीन को हमने बनाया, हमने कहा इस मशीन में है कि अगर आप जितना इनपुट लगा रहे हैं उसका 100% या 100% से ज्यादा आउटपुट दे रहा है, तो क्या आपको समझ में आती है कि बात सही होगी? नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने कोई इनपुट दिया है तो उस इनपुट से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है। केवल इनपुट के आधार पे उस इनपुट का फॉर्म बदल जाता है, जिससे कि नए काम हो जाते हैं, उसको हम इन्वेंशन कह देते हैं। लेकिन अगर कोई इसका अपोजिट क्लेम करना चाहता है तो उस कंडीशन में इस क्लास में आ जाएगा कंट्रेरी टू नेचुरल लॉ, और उसको पेटेंट फाइलिंग की अनुमति हमारे यहां, या पेटेंट की फाइलिंग के तुरंत बाद उसको पेटेंट ऑफिस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करेगा। दूसरा, फ्रिवोलस इन्वेंशन। किसी इन्वेंटर ने कहा, क्योंकि भाई पेटेंट ऑफिस आपसे कभी भी आपका
डेमो नहीं मांगता आपके इन्वेंशन कि आप डेमो करके दिखाओ कि कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। नेवर। इंडियन सिनेरियो में आपके इन्वेंशन का डेमो नहीं मांगा जाता है। केवल आपके इन्वेंशन को रिटन फॉर्म में फाइल करने की अनुमति दी जाती है, उसकी ड्राइंग मांगी जाती है, ड्राइंग के रेफरेंस मांगे जाते हैं, उनके फ्लो चार्ट्स मांगे जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप डेवलप करिए, आप इंक्यूबेशन की तरफ जाइए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन पेटेंट ऑफिस आपसे कभी भी कोई भी मॉडल या कोई भी वर्केबिलिटी अबाउट योर इन्वेंशन आपको प्रूव करने के लिए नहीं कहता कि लाइए आपसे प्रूव करिए या हमारे चेक करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो किसी ने क्लेम किया कि साहब मैंने एक टेबलेट बनाई है, इसको आप खाएंगे तो खा के बिना किसी एनर्जी के आप उड़ने लगेंगे, आपके पंख जम जाएंगे या नहीं भी पंख जमेंगे, आप उड़ने लगेंगे। तो ये जो आपकी इसमें फ्रिवलेस इन्वेंशन में आ जाएगा, मतलब कि इस इन्वेंशन का कोई भी ट्रूथनेस से, यथार्थ से लेना देना नहीं है, ये केवल हवा इन्वेंशन है। इन दोज कंडीशन अगेन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज ओवर देयर व्हिच हैज बीन रिटन इन आवर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970. Third one, in contrary to any invention, in contrary to morality, ऐसा कोई भी इन्वेंशन जो मोरल रूप से ह्यूमन सोसाइटी के लिए या ह्यूमन बेनिफिट के लिए ना हो। सपोज हमने कहा साहब मैंने एक ऐसी जीप बनाई है, कार बनाई है कि अगर नॉर्मल कार से आप 10 लोगों को कुचलते हैं तो 10 में से इतना मरेंगे, इतना जी जाएंगे, लेकिन हमने जो बनाया 100 को एक साथ कुचल सकते हैं, आप सबको मार देगा। मशीन तो नहीं है, चीज भी नया है, लेकिन ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। इट इज बीइंग क्लेम टू कल द ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन सोसाइटी। या फिर ऐसा कोई इन्वेंशन है जो कि इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुंचा रहा है, विच इज थ्रेटिंग द इन्वायरमेंट। इन्वेंशन अगेंस्ट इन्वायरमेंट और काजिंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। ऐसे भी इन्वेंशन को इंडियन पेटेंट एक्ट में, जिसके द्वारा कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो, वो जरूर बेनिफिट का इन्वेंशन है लेकिन वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस कंडीशन में भी इंडियन पेटेंट एक्ट में उसको अलाउ नहीं किया गया है। ये 4 बताया मैंने, कुछ और मैं इसमें क्लेरिफाई करने का प्रयास करूंगा। एनी एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर मेथड, एनी मेथड related to agriculture or horticulture, related to agriculture, ये ऐसा एक क्लाज है ऑब्लिक हार्टिकल्चर, ये ऐसा एक क्लाज है which insist to think of about the agriculture scientists that we have no any significance with patenting our invention under Indian territorial condition। साइंटिस्ट ये मजबूर हो गया सोचने के लिए कि एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर का साइंटिस्ट होने के नाते हमको पेटेंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर कट आपका एक्ट कह रहा है कि कोई भी एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर मेथड, प्रोसीजर, सपोज करिए कि आपने कहा कि साहब गेहूं अगर आप 6 सेंटीमीटर गहराई, 3 सेंटीमीटर गहराई बो रहे हो तो ये पैदावार मिल रही, 6 पे बो तो पैदावार ज्यादा मिलेगी या 2 पे ज्यादा मिलेगी, कोई ऐसी चीज आपने खोज दिया, आप कह रहे हो पेटेंट करो। भाई ये कहां तक लॉजिकल है? दोनों बातें, एक तो लॉजिकल नहीं है, किसान भी बो सकता है, ऑब्वियस सा है, जान सकता है, नॉन इन्वेंटिव स्टेप में आ सकता है। दूसरा, जहां फार्मिंग इन्वॉल्व है, जहां एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, वहां पे फार्मर्स इन्वॉल्व है। फार्मर्स या फार्मिंग ऐसी विधा है या ऐसी सेक्टर है, ऐसा सिनेरियो है, ऐसा सेक्टर है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी टेरिटरी। बिना खाना खाए जहाज नहीं उड़ा सकते, हमको खाना खाना पड़ेगा। तो अगर उसको हम नियम कानून में बांधते जाएंगे तो एक समय ये स्थिति आ जाएगी कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसके पास की खाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है दोनों टाइम का, वो भूखों ही मर जाएगा, अपने आप वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बहुत ही वाइज तरीके से इंडियन सिनेरियो में रखा गया है कि ऐसे इन्वेंशन जिनका कोई भी संबंध एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर मेथड से है,
उनको प्रोटेक्शन इंडियन कंडीशन में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन एनी एनिमल or plant as a whole or part of that except microorganisms इनको भी पेटेंट में कोई स्थान इंडियन कंडीशन में नहीं मिला है। अगर कोई भी इन्वेंशन आपका किसी भी कंप्लीट एनिमल की खोज से संबंधित है या कंप्लीट प्लांट बॉडी की खोज से संबंधित है। अब एनिमल और प्लांट, इसको तो थोड़ा मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। एनिमल और प्लांट का आप सीधा मतलब लीजिए, दैट में बी न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल, न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट, न्यू जेनरा ऑफ एनिमल, न्यू जेनरा ऑफ प्लांट, और न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, और न्यू ब्रीड ऑफ एनिमल। इन द केस ऑफ एनिमल, those will be called as breed, and in the case of plants, those will be called as varieties. It means any plant variety, any plant species, any plant genera, or any animal breed, any animal species, or any animal genera except microorganisms will not be qualifying the patentability criteria under Indian Patent Act 1970. After all amendments as well. It means after all amendments in rules and regulations and acts all. तो इसमें सीड भी आ जाएगा, एनी टाइप ऑफ सीड भी आपका पेटेंटेबल नहीं होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें, थोड़ा मैं आगे आता हूं इसको इन दोनों क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, कि किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर का मेथड और किसी भी प्रकार के न्यू एनिमल स्पीसीज वैरायटी और जेनरा, न्यू प्लांट वैरायटी स्पीसीज और जेनरा, दे विल डिस्क्वालिफाई द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। सेक्शन 3 में डिस्क्वालिफाई कर जाएंगे, ये बात ध्यान रखने की है। अभी इसमें हम चर्चा करेंगे तो हम कहां पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में हम कहां प्ले कर सकते हैं, व्हाट आर आवर प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव टू प्ले, विल डिस्कस। Are they patentable in other countries? Yes. One question very obvious to be arose in your mind, that this type of invention which has been quoted under Indian Patent Act Section 3 in the form of animal or plant as a whole body, as a plant or animal part, or as agriculture and horticulture procedure are liable to be patented as in the form of intellectual property under protection in other countries or not, then I have to speak you very well, very clearly that in most of the cases in developed countries they are liable to be protected. Even plant variety भी प्रोटेक्ट की जाती है, प्लांट पार्ट भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं, एनिमल हार्टिकल्चर के जो प्रोसीजर है वो भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन इन आवर कंट्री, इन आवर टेरिटरी, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, as I have told you in very prior that I will be discussing focused way regarding Indian Patent Act. As in the case of Indian Patent Act, they are not allowed, but in other countries they are allowed. एक उपो संगठन बना, जो संगठन यूपीओ, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे, जो उसकी बात करूंगा पीपीएफआरए की मैं बात करूंगा। अगर फिर भी बीच में आपका कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाके पूछ सकते हैं। तो उपभोग के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज जो वैरायटी को प्रोटेक्शन देते हैं वो शामिल किए गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अच्छा खासा प्रेशर है कि आप उपभोग में एक मेंबर कंट्री के रूप में शामिल होइए, जिसके द्वारा कि वैरायटी को भी पेटेंट का इक्विवेलेंट अधिकार प्राप्त है। जितनी प्लांट वैरायटी है दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट एक्ट, अंडर द पेटेंट क्राइटेरिया, बट वी हैव नॉट येट इंटर्ड अंडर उपभोग ट्रीटी। हम उपभोग ट्रीटी में अभी तक इंटर नहीं किए हैं। कीपिंग व्यू द सिग्निफिकेंस और द बेनिफिट ऑफ आवर फार्मर्स एंड फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, बिकॉज वी आर द कंट्री हैविंग ए लोगो ऑफ द फार्मिंग एज द प्राइम enterprises of the country, of the persons of country, so that we have not entered under उपभोग
ट्रीटी। अभी हम वो ट्रीटी में नहीं शामिल हुए हैं, जब अगर हो जाते हैं तो हालांकि इतना आसान नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको भी पेटेंटेबिलिटी। Yes, I was talking about that one question may arose in your mind that why I have told you over here that except microorganisms, हमने आपसे कहा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, why यहां पर मैं दो कंडीशन आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेटेंटिंग की बात करें, तो इसमें दो तरीके की क्राइटेरिया हम ध्यान में लेते हैं। नंबर एक, नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचुरली अकरिंग एंड नंबर सेकेंड improved by involvement of human intellect, involvement of human intellect। समझिएगा ध्यान से, नेचुरल अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन or any form of blue green algae etc., which fall under the natural occurring if they are already occurring in the nature। वो नेचर में ऑलरेडी पाए जाते हैं। मैं गया कहीं की मिट्टी, हमने 1 किलो उठा लिया, उस मिट्टी की हमने प्रोफाइलिंग किया, मेटाजीनोमिक्स किया, मेटाजीनोमिक्स करके हमने देखा कि इसमें किस किस ग्रुप के, किस किस समूह के इसमें माइक्रोब्स हैं, और हमने कहा साहब ये हमको मिला है, इसको पेटेंट करो। तो पेटेंट ऑफिस कहेगा नहीं, इसमें आपने क्या किया है, आपने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, उस सैंपल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने का जो एक केमिकल प्रोटोकॉल या प्रोसीजर अपनाया होगा आपने, दैट प्रोसीजर में भी पेटेंटेड। हम पेटेंट में यहां भी काम कर सकते हैं, हम पेटेंट यहां ले सकते हैं, बट नॉट फॉर द होल ऑर्गेनिज्म और होल माइक्रो, ओनली फॉर द आइसोलेशन ऑफ द माइक्रो। वेयर एज हियर, जैसा हमने बताया, वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। ह्यूमन इंटेलेक्ट कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? हमने लैब के अंदर पेट्री डिश में माइक्रोब का कल्चर किया, उस पर कोई हमने एंटीबायोटिक डाल दिया, और एंटीबायोटिक डाल के हमने उसको प्रोलिफेरेट कराया, तो उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होकर के नई रेसेस डेवलप करेगी, वो नई तरीके से फिनोटाइप देंगी, नई तरीके का एक्शन करेगी जो कि नेचर में नहीं था। उस काम को करने के लिए हमने माइक्रोब को मजबूर किया है। वी आर इंसिस्टेड बाई आवर इंटेलेक्ट टू डू सम स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय वेरियस जेनेटिक फोर्सेस, that may be any form DNA recombination or any form of mutation। कोई म्यूटेशन हो सकता है, या रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई ऐसी जेनेटिक फोर्सेस सप्लाई हो सकते हैं जिससे कि न्यू रेस माइक्रोब की डेवलप हो जाए, न्यू रेस। लेकिन वो न्यू रेस नेचर में नहीं डेवलप हुई है, उसको नेचर ने अपने टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज या ह्यूमिडिटी या फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इसके द्वारा नहीं डेवलप किया। अगर इन सब के द्वारा माइक्रोब डेवलप हुआ है, देन इट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी एंड इट विल बी नॉन पेटेंटेबल इन इंडियन सिनेरियो। जबकि अगर हमने अपना इंटेलेक्ट लगा दिया, हमने म्यूटेशन कराया, हमने रिकॉम्बिनेशन करवाया, उसके द्वारा कोई ऐसी नई रेस बनी जो कुछ फंक्शनल, नहीं कि केवल नई रेस बन गई हमने कहा पेटेंट दे दीजिए, नहीं, देयर मस्ट बी सम फंक्शनल जीनोमिक्स, सम फंक्शनल पार्ट ऑफ दोज न्यू रेसेस which has been arises due to our intellect, due to force of various genetic forces which has been created by us. Only those they will be patented, they will be qualifying the criteria of patentability in Indian scenario. Now, viruses are not included. Yes, they may be, but viruses are not organism. They are not included under organism. Viruses, I have to make clear over here that viruses are not organism. When I am talking about the organism, then those animal or plant or organism will consider which are living body entirely. If they are dead, then dead, no problem. If they are living, then living. Then only that condition where there is the chemical process between living and non-living, living and dead, only those will be considered as organism. Whereas if there is not any chemical process, in the case of virus, dead and living, these both are not the chemical process. These are simply availability of the living cell. If the virus have been entered in the living cell, then it will be behaving just like the living body. Whereas whenever it has been discarded from the living cell, then it will be behaving as dead body. It means it is not organism. Where there we are calling about the organisms, not about the
any other material, any other particle. It may be considered as particle as well. What about the parasitic plants? Parasites plants as well, if they are making some sense about ourselves, if they are making some sense to become to be used as industrial property, or to be used for industrial benefit, only in those conditions they will be come over here for patentability. दो तरीके से parasitic plant आपके patentability criteria को disqualify कर जाएंगे. नंबर 1 इनका इंडस्ट्रियल यूज नहीं होगा, नंबर 2 का इंडस्ट्रियल यूज होगा, दे विल बी नेचुरली अकरिंग, वो नेचुरली अकरेंगे. आपने उनको उनके लिए क्या किया? दे आर ऑलरेडी अकरिंग इन नेचर. एंड इन द केस ऑफ माइक्रो, द रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी हाई. Therefore, we are able to mutate those very easily in our lab, and we are able to create new races with new function. Then they can be patented. Whereas in the case of plants, there is very less chance of mutation. Mutation occurs only in natural conditions. If we are making in natural condition in the case of plant, then the population which has been mutated, they will fall under variety. And as per Indian Patent Act, varieties are not patentable. So that there is no question of patentability regarding hair plants. Therefore, we are talking about only microorganisms. It has been written in the Indian Patent Act that except microorganisms. Therefore, we are focusing on the microorganisms. Number of things are over here. If you people will be interested, and I will be elaborate in detail in future lectures. Now, friends, at last, I am interested to give only a glimpse about Section 4 of Indian Patent Act 1970. Only one thing is over here in Section 4, that if your invention fall under Section 20 of Indian Atomic Energy Act 21, that is Act 1962, if your invention is related with Indian Atomic Energy Act 1962 under Section 21 of Indian Atomic Energy Act 1962. मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये सेक्शन 21 इंडियन पेटेंट एक्ट का नहीं है, ये है इंडियन एटॉमिक एनर्जी एक्ट का. इसमें जो लिखे हुए हैं उनसे संबंधित इन्वेंशन सेक्शन 4 में अंकित किया गया है कि इट विल नॉट बी अलाउड फॉर पेटेंटेबिलिटी इन इंडियन सिनेरियो. इसमें लिखा क्या है? इसमें सीधे लिखा हुआ है कि एटॉमिक एनर्जी के जो कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉमिक एनर्जी के जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट विच आर हैविंग इंटरेक्शन विद इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, दे विल बी knowing more about that. As thorium, barium, uranium, graphite, etc. So that number of metals are over here, elements are here, which have been enlisted under Section 21 of Indian Atomic Energy Act 1962. Then if your invention is related with these atoms, these materials, which are liable to be explored in the form of atomic energy, and very clearly written over here in Indian Atomic Energy Act 1962, they will not be qualifying the patentability criteria in Indian territory. Only this one single clause has been written in the Section 4 of the Indian Patent Act 1970. Now, friend, as we have elaborated about the patentability criteria which has been written in the Indian Patent Act 1970, this has been as a major written in Section 2, Section 3, and Section 4. That what are the things which has been which has been checked by Government of India as in the form of Act, that these will not be qualifying the patentability criteria in Indian territory. It has been elaborated only in the form of glimpses, whereas in the next classes, just our next lecture, we will just reminding in very fast manner in 2 or 3 minutes about these things. Then we will grow for the what are the procedure or criteria, or what are the steps which we have to follow if you are having any new invention to go for the protection of your intellect in the form of product and process. Thank you.